गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स का कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, जो 15-15 दिनों के लिए मैगजीन है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन मैगजीन है। इससे पहले और जनवरी का पूरा डाला जा चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी के हाल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और काफ़ी डीप में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। हम लोग इसको फास्ट रिविजन करते हैं। चलिए आज का देखेंगे किसान आंदोलन 2.0 और एमएसपी। ओके, हाल ही में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहा है। ओके, किसान की प्रमुख मांगे क्या था एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, जैसे कि एमएसपी स्वामीनाथन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार एमएसपी को अनिवार्य कानूनी दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, ये एक पहला मांग है। दूसरा, डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालना, भारत को विश्व व्यापार संगठन के साथ सभी समझौतों को रद्द करना चाहिए। दूसरा, कर्ज मुक्त, किसानों तथा मजदूरों का कर्ज पूरी तरह से माफ हो जानी चाहिए। दूसरा, पेंशन, किसानों तथा मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्नत मनरेगा की बात करेंगे तो मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि, उच्च दैनिक मजदूरी और इसे कृषि गतिविधियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। एमएसपी के बारे में जानेंगे कि एमएसपी क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो न्यूनतम दर जिस पर सरकारी खरीद एजेंसियों किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन करना। एमएसपी को कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग आपूर्ति की गतिशीलता और कारकों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना। सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का, जिसका गठन 1965 में किया गया। एमएसपी की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता द्वारा की जाती है। सरकार के द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी की घोषणा की जाती है। क्लियर? कितना? 22 फसलें की बात करती है। एमएसपी की गणना के लिए सूत्र क्या है? A2, गणना के लिए सूत्र है A2, फिर A2 प्लस FL, फिर C2, इस तरह के उसका गणना का सूत्र है। जैसे देखते हैं, A2 किसी विशेष फसल के उत्पादन में किसान द्वारा की गई लागत, इसमें कई इनपुट शामिल है, जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पट्टे पर दी गई भूमि, किराए पर लिया गया श्रम, मशीनरी और ईंधन पर व्यय, एक है। दूसरा A2 प्लस FL किसान द्वारा की गई लागत और पारिवारिक श्रम मूल्य हो गया। उसके बाद आपका C2 आ जाता है। यह एक व्यापक लागत है जो A2 FL लागत और स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराए का मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज पट्टे पर दी गई भूमि के लिए भुगतान किया गया। स्वामीनाथन आयोग 2004 की सिफारिश पे सरकार ने एमएसपी को उत्पादन की भारित और औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए, अर्थात एमएसपी लागत C प्लस 50%। किंतु सरकार लागत की गणना A2 प्लस FL इंटू के 1.5 गुना के रूप में करती है। किसान की मांगों की पक्ष में तर्क क्या है? पक्ष में तर्क, मूल्य अस्थिरता, किसानों को मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण किसानों का उनकी उपज को पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। सौदेबाजी का अभाव की बात करेंगे तो किसानों के पास अपनी उपज कीमतों को प्रभावित करने के लिए सौदेबाजी की शक्ति का अभाव है। सुरक्षा बोलेंगे, एमएसपी में किसानों को एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है जो उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार की सीमाएं क्या है? तो भारी सब्सिडी का बोझ, मौजूदा एमएसपी प्रणाली वार्षिक बजट में राजकोषीय घाटे में वृद्धि का कारण बनता है। डब्ल्यूटीओ से संबंधित, डब्ल्यूटीओ के समझौते के अनुसार सरकारी सब्सिडी प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न करती है। खाद्यान्न एवं प्रबंधन की बात करेंगे तो सरकार के पास बड़ी मात्रा में उपज खरीदने, भंडारण करने के वितरण के लिए भौतिक संसाधन नहीं है।
ओके, आगे देखेंगे मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति में एमएसपी में लगातार वृद्धि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, जिसका प्रभाव आम जनता तथा गरीबों पर देखने को मिलता है। इसमें आगे की राह क्या है, तो सरकार तथा किसानों के बीच लगातार संवाद, जिससे किसानों की आय की सुरक्षा के लिए आम सहमति बन सके। कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। कृषि आधारित संरचनाओं का विकास, जिसमें किसानों को भंडारण तथा आधुनिक सुविधा प्रदान किया जा सके। जल संशोधन विधेयक 2024, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, ये सारे को देखेंगे। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। 5 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन करना और नियामक ढांचे को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। विधेयक की मुख्य विशेषताएं थी प्रायोज्यता। यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा। अन्य अपने राज्यों को इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। प्रायोज्यता क्या क्या है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश। उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति से छूट। यह विधेयक निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार सीपीसीबी के परामर्श से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी सहमति प्राप्त करने से छूट दे सकती है। केंद्र सरकार एसपीसीबी द्वारा दी गई सहमति को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या रद्द करने के दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। राज्य बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे तो केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन तरीकों और सेवाओं की शर्तें को निर्धारित करेगी। प्रदूषणकारी पदार्थ का निर्वहन। प्रदूषणकारी पदार्थ का निर्वहन विधेयक अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अपराधों के लिए कारावास की सजा को 10,000 रुपये और 15 लाख रुपये के बीच दंड से बदल देता है। 10,000 से 15 लाख। एसपीसीबी जल निकायों में हानिकारक पदार्थों के निर्वहन के लिए अग्रणी गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। बिल्कुल सही, कर सकता है। अपराधों के लिए जुर्माना और छोटे अपराधों के लिए अपराध मुक्त करने की प्रावधान भी किया जाना गया। दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी। विधेयक केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए न्याय निर्णय के अधिकारी नियुक्त करने का अनुमति भी देता है। जुर्माने को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा। अपराधों का संज्ञान अगर लेते हैं तो यदि निर्णायक अधिकारी द्वारा शिकायत की जाती है कि संज्ञान भी लिया जा सकता है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध, यदि विभाग अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो विभाग के प्रमुख को उनके मूल वेतन के 1 महीने के बराबर जुर्माना होगा। क्या बात है। महत्व की बात करेंगे तो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लगभग 50 वर्ष पूर्व लाया गया था, जिससे अनेक विसंगतियां मौजूद है। विकास और पर्यावरण संरक्षण संतुलन। छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने से यह व्यवसाय एवं कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। पारदर्शिता में वृद्धि की बात करेंगे तो अपराधों के दंडात्मक परिणाम अपराध की गंभीरता के अनुरूप होंगे, जिससे निष्पक्ष और अनुपातिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। चुनौतियां की बात करते हैं इसमें तो अनियंत्रित निर्वहन का जोखिम। निरीक्षण की कमी के परिणाम स्वरूप जल निकायों में प्रदूषकों का अनियंत्रित निर्वाह हो सकता है, जिससे पानी की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य का समझौता हो सकता है। राज्य सरकार की स्वायत्तता। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपीसीबी के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। कुछ औद्योगिक श्रेणियों को सहमति लेने में छूट देने से प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो सकती है। निवारण की प्रभाविता। प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के लिए कारावास प्रावधान को दंड से बदलने के निवारण प्रभाव को कम करता है।
एक विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी भारत और संयुक्त अरब अमीरात। एक विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी और भारत संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री अबुधाबी में बोचासनवासी बोचासनवासी श्री अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा निर्मित एक मंदिर का उद्घाटन किया। 2015 के बाद यूएसए की यह उनकी 7वीं यात्रा रही। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाती है कि 2015 के बाद यूएई का कितने बार रहा, तो ये 7वीं बार यात्रा भी रहा। किस अबुधाबी में किया? बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनाथ नारायण संस्था द्वारा निर्मित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। भारत यूएई संबंध को स्थिति करेगा। वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की वर्तमान यूएई यात्रा 8 महीनों में तीसरी बार हो चुकी है, यानी कि 8 महीने में तीसरी बार हो चुकी है, टोटल 7 बार। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे। बहुत अच्छा। कितने? 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर में। रणनीतिक सहयोग में भारत और यूएई अनेक महत्वपूर्ण समूहों का हिस्सा है, जैसे I2U2 या पश्चिमी एशियाई क्वाड, जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई शामिल है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बुनियादी ढांचा परियोजना में यूएई शामिल है। आर्थिक सहयोग की बात करेंगे तो यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य स्थान भी रहा। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $85 मिलियन हो गया। 2022-23 में यूएई भारत का व्यापार 85 मिलियन हो गई है। भारत और यूएई ने ₹1 दिरहम निपटान प्रणाली की शुरुआत की, यानी कि यूएई ने ₹1 दिरहम निपटान की शुरुआत की गई। अगस्त 2023 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कच्चे तेल की आयात के लिए अबू धाबी नेशनल कंपनी को रुपये में भुगतान किया। बहुत बढ़िया। भारत यूएई व्यापारिक आर्थिक साझेदारी समझौते का लक्ष्य 5 वर्षों में सेवाओं में व्यापार का $115 बिलियन तक पहुंचाना है। ऊर्जा सहयोग की बात करेंगे तो यूएई भारत में रणनीतिक कच्चे तेल भंडार संग्रहित है। मंगलुरु में राजनीतिक कच्चे तेल भंडारण सुविधा स्थापित किया गया। तो यूएई का भारत में रणनीतिक कच्चे तेल भंडारण संग्रहित है। कहाँ पे है? तो मंगलुरु में। तकनीकी सहयोग की बात करेंगे तो भारत यूएई के बीच मजबूत वित्तीय प्रौद्योगिकी सहयोग, जैसे कि रुपे कार्ड, भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई का एक प्रमुख घटक है, यूएई में स्वीकार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन सहयोग COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा यूएई ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की गई। COP28 में भारत और यूएई ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की। सांस्कृतिक और लोगों के संबंध IIT दिल्ली, अबू धाबी परिसर और हैदराबाद में यूएई वाणिज्य दूतावास खोलने जैसी स्थापनाएं साझेदारी के सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयामों को और मजबूत करती है। प्रमुख चुनौतियों की बात करेंगे तो क्षेत्रीय संघर्ष, चीन का बढ़ता आर्थिक प्रभाव, भारतीय श्रमिकों का मुद्दा, ये सारे विवाद है। तो देखते हैं क्षेत्रीय संघर्ष। अरब एवं मध्य पूर्वी देशों के आपसी क्षेत्रीय संघर्ष भारत एवं यूएई के संबंधों को प्रभावित करता है। 2005 से 2020 के बीच यूएई में चीन का निवेश और अनुबंध $30 बिलियन से अधिक हो गया, जो इस क्षेत्र में भारतीय उद्यमों से काफी अधिक है। दूसरा देखेंगे भारतीय श्रमिकों का मुद्दा। तो यूएई में बड़ी संख्या में ब्लू कॉलर श्रमिक काम करते हैं यूएई में। वहां उन्हें कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे काम करने और रहने की खराब स्थिति और अन्य श्रमिकों के साथ व्यवहार में भेदभाव। ये सारे श्रमिकों का मुद्दा है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, यानी कि PMMKSSY, इसके बारे में देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के और मत्स्य पालन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य पालन के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना प्रधानमंत्री मत्स्य पालन समृद्धि सह योजना PMMKSSY को मंजूरी दे दी गई है। बहुत बढ़िया। चलिए, मुख्य प्रावधान क्या है?
तो इस योजना के तहत सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 26-27 तक के अगले 4 वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया जाएगा। इच्छित लाभार्थी मछुआरे, मछली यानी कि जलीय कृषि, किसान, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता या ऐसे व्यक्ति जो सीधे मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में लगे हुए हैं। भारत में पंजीकृत स्वामित्व फर्मों, साझेदारी फर्मों और कंपनियां, समितियां और सहकारी समितियां आदि भी है। महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो 40 लाख लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को कार्य आधारित पहचान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है। इस पहल से 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5500 मत्स्य सहकारी समितियों को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करने में सहायता मिलेगी। पर्यावरण और स्थिरता पहलों को बढ़ावा देगा। मूल्य संवर्धन, मूल्य प्राप्ति और मूल्य सृजन के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। घरेलू बाजार में मछली और मत्स्य उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करता है। इससे 1.7 लाख नए रोजगार सृजित करने का अनुमान है, जिसमें 75,000 महिलाओं को रोजगार देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। रोजगार सृजन और सुरक्षित कार्यस्थल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखेंगे NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023, नेस्डा फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने वार्षिक NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी किया। रिपोर्ट में NESDA फ्रेमवर्क के तहत अनिवार्य ई सेवाओं और कुल ई सेवाओं के तहत वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य बिंदु देखेंगे तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिसंबर 2023 में कुल 1,64,875 ई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि अप्रैल 2023 में इसकी संख्या 11,614 थी। क्या बात है, यानी कि 2023 में 11,600 और 2023 के दिसंबर तक ले लास्ट तक ले हो गया कि आप अप्रैल 2023 और दिसंबर 23 में टोटल 1,64,875 हो गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सबसे अधिक यानी कि 1117 ई सेवाएं के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सूची में सबसे ऊपर है। ये भी है, ये पॉइंट याद रखना है। केरल, असम, ओडिशा राज्य, जम्मू कश्मीर शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अलावा अपने संबंधित एकीकृत पोर्टल के माध्यम से 100% ई सेवा प्रदान कर रहे हैं। ई सेवा वितरण जम्मू और कश्मीर के बाद तमिलनाडु 1101, मध्य प्रदेश 1010 और केरल 911 स्थान पर है। यानी कि ई सेवा वितरण में जम्मू कश्मीर के बाद तमिलनाडु, फिर MP एंड केरल। मणिपुर के अलावा सबसे निचले 4 राज्य लक्षद्वीप 42, लद्दाख 46, सिक्किम 51, नागालैंड 64। ये भी पॉइंट को याद रखना। निचले स्तर में सबसे कम तो आपका लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम और नागालैंड। लद्दाख वहीं सबसे लास्ट सेकेंड है, और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट हाईएस्ट में है। NESDA ई सेवाओं की डिलीवरी संबंध में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों का मूल्यांकन करने के लिए NESDA फ्रेमवर्क तैयार किया गया। NESDA फ्रेमवर्क फॉरवर्ड का एक प्रमुख उद्देश्य संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एकीकृत पोर्टल के माध्यम से ई सेवा वितरण प्रणाली को अपनाया गया। ई सेवा वितरण प्रणाली की बात करेंगे तो नागरिकों का सशक्तिकरण होता है और भागीदारी सुनिश्चित होती है। तथ्य आधारित डेटा संचालित निर्णय लेन देन मदद मिलती है। सही लाभार्थियों की पहचान तथा संसाधनों का बेघर दोहन सुनिश्चित होता है। वे लागत दक्षता भी आती है। फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNRWA हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने देशों से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए धन निलंबित करने के फैसले को पुनः विचार करने का आग्रह भी किया है।
इजराइल का दावा है कि हमास UNRWA को दिए गए धन को हड़प लेता है तथा एजेंसी की सुविधाओं के अंदर और आसपास लड़ाई करता है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि हमास की सुरंगें UNRWA सुविधाओं के बगल में या उनके नीचे चल रही है तथा एजेंसी पर अपने स्कूलों में इजराइल के प्रति घृणा का पाठ पढ़ाने का आरोप भी लगाया है। UNRWA की स्थापना 1949 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि 1948 के बाद अरब इजराइल युद्ध के बाद फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सीधे राहत पहुंचाना। एजेंसी ने मई 1950 में अपना परिचालन शुरू किया। फिलिस्तीन शरणार्थी समस्या के व्यापक समाधान के अभाव में महासभा ने बार बार UNRWA के अधिदेश को नवीनीकृत किया। यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या संघर्ष से आए शरणार्थी के मदद के लिए समर्पित है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिविर या बुनियादी ढांचों को सुधार, माइक्रो फाइनेंस, आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। ग्रो रिपोर्ट पोर्टल। ग्रो रिपोर्ट पोर्टल हाल ही में नीति आयोग द्वारा कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए उसकी बहाली ग्रो रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। ग्रो कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि का हरितीकरण और पुनर्धन। मुख्य बिंदु की बात करेंगे ग्रो रिपोर्ट के बारे में, तो यह रिपोर्ट बंजर भूमि के उत्पादक कृषि वानिकी क्षेत्रों में बदलने की क्षमता पर जोर देती है। ग्रो पहला राष्ट्रीय प्रतिवर्धा के अनुरूप में इसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना। 2030 तक कितना है? 26 मिलियन हेक्टेयर करना है। 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण भी करना इसका उद्देश्य है। इसमें भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी गतिविधियों के उपयुक्त होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल सही पॉइंट याद रखना है। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने की बात करता है। 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक बनने की बात ये कर रहा है। आगे देखेंगे रिपोर्ट में कृषि वानिकी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने के लिए एक कृषि वानिकी उपयुक्त सूचकांक ASI पेश किया गया। नीति आयोग ने भुवन पर ग्रो यानी कि सुटेबिलिटी मैपिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल से राज्य और जिला स्तरीय डेटा प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति राज्य से इस पोर्टल पर डेटा प्राप्त कर सकता है। हरितीकरण के लिए उपयुक्त बंजर भूमि क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए परियोजना 5 सुदूर संवेदन व्युत्पन्न परतों का उपयोग करेगा, जैसे कि बंजर भूमि, ढलान, जल निकटता, मृदा कार्बनिक सामग्री का विश्लेषण पर आधारित है। बहुत बढ़िया है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब नेक्स्ट में देखेंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। हाल ही में एलन मस्क एक मानव में न्यूरोलिंक डिवाइस के सफल प्रत्यारोपण के संबंध में घोषणा की है कि यह पहल मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संचार संभव बनाएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI एक अद्भुत विकास का प्रतिनिधित्व करता है जो मानव मस्तिष्क में बाह्य उपकरण के बीच सीधे संपर्क की अनुमति देता है। इस नवीन विधि में शल्य चिकित्सा द्वारा इलेक्ट्रोड सहित एक चिप को मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है जो तंत्रिका संकेतों को पकड़ता है और भेजता है। इन संकेतों की व्याख्या एक संलग्न उपकरण द्वारा की जाती है जिसे केवल अपने विचारों का उपयोग करके उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है या प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत कर सकता है। ओ भाई साहब, संभावित उपयोग की बात करेंगे तो चिकित्सीय क्षेत्र में मस्तिष्क के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर तंत्रिका संबंधी विकारों को निगरानी तथा इलाज संभव, जैसे कि पार्किंसंस रोग, मिर्गी, कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर आदि को नियंत्रित करने के सक्षम होगा। मानव क्षमताओं में वृद्धि, गैर चिकित्सा अनुप्रयोग में संज्ञानात्मक क्षमताओं, गेमिंग, सैन्य अनुप्रयोग में वृद्धि के लिए BCCI की खोज की जा रही है। आंतरिक सुरक्षा संबंध में सुगम जीवन, BCI का उपयोग स्मार्टफोन और स्मार्ट होम डिवाइस इंटरफेस जैसे
डिमिंग लाइट्स, ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में संभव है। इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। तो BCI संभावित रूप से विचारों और भावनाओं को डिकोड कर सकती है। इस जानकारी तक अनाधिकृत पहुंच संज्ञानात्मक के बारे में चिंताएं पैदा भी कर सकती है। समान अवसर, ऐसी प्रौद्योगिकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना जटिल है। माली, नाइजर, बुर्किना फासो, पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक इकोवास से बाहर हो गया। क्या बात है, इतना सारे कंट्री है। क्या है, माली है, नाइजर है, बुर्किना फासो है, पश्चिमी अफ्रीकी है जो इकोवास से बाहर हुआ है। हाल ही में बुर्किना फासो, माली, नाइजर सैन्य सरकारों के पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक इकोवास से अपनी तत्काल वापसी की घोषणा कर लिया है। याद रखना है कौन कौन है, बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है, पश्चिमी अफ्रीकी देश। इकोवास पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है। क्या है, इकोवास पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है। पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय इकोवास एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें पश्चिमी अफ्रीकी का 15 देश शामिल है। याद रखना है, 15 देश शामिल है इकोवास में। इसकी स्थापना 1975 में लागोस संधि के माध्यम से हुआ था। 1975 में लागोस संधि के माध्यम से हुआ था इकोवास की स्थापना, जिसका उद्देश्य है सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही की सुविधाजनक बनाना। लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानूनी के शासन और सुशासन द्वारा स्वशासित सीमाहीन क्षेत्र को बढ़ावा देना। इकोवास और भारत में क्या है, तो भारत को 2004 में इकोवास के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया था। भारत को 2004 में इकोवास का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया था। भारत ने अपने फोकस अफ्रीका कार्यक्रम के भाग के रूप में लगातार ऋण सहायता प्रदान की है, जिससे पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय के भीतर क्षेत्रीय एकीकरण को समर्थन मिला। इकोवास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के लिए दावेदारी का समर्थन भी करता है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ऑलरेडी सारा क्लियर हो गया है। आगे राष्ट्रीय घटनाक्रम है, फिर आपको अंतरराष्ट्रीय हो गया, फिर आपका बिहार स्पेशल हो गया। ये सारे सेक्शन को ऑलरेडी कराया जा चुका है, विविध वगैरह सारा हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।